हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट.com में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 का। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया है। प्लीज पहले जाके आप उसे देखें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम होगा। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज पहले जाके थ्योरी को देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्ले लिस्ट पे डाल दूंगा, वहां पे जाके आप देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। इसी का लघु और दीर्घ क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर अति लघु क्वेश्चन कहाँ कराते हैं। तो देखिए, अति लघु और लघु जो है वो एक ही है, उसी में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अति लघु जो थोड़ा छोटा हो जाता है और लघु जो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब नंबर 1 नंबर अति लघु में मिलता है और लघु में 2 नंबर। किसी किसी बोर्ड में 3 नंबर मिलता है, बट आप लोग मैनेज करते हुए चलेगा, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लघु और दीर्घ क्वेश्चन को ही करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण क्यों करते हैं। तो इतिहासकार मतलब आप लोग क्या समझते हैं। कुछ विद्वान लोग होंगे जो कि इतिहास रचते होंगे पिछले, यानी कि इतिहासकार उसी को तो कहा जाता है। तो ये जो इतिहासकार है वो साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण क्यों करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मान लेते हैं कोई ब्राह्मण जाति के लोग है, ठीक है, कोई ऊंचा जाति के लोग है और कोई नीचा जाति के लोग है। तो ऊंचा जाति के लोग जो है वो नीचे जाति को अलग नजर से देखते हैं, उसको अपने साथ नहीं बैठने देते हैं, उसको मंदिर जाने या फिर कोई मतलब कि अक्सर हिंदुओं में मंदिर में नहीं जाने के लिए दिया जाता है। उसको कहता है आप यहाँ नहीं आ सकते हो, वहां नहीं आ सकते हो। बहुत तरह की उसके साथ प्रबंध लगी होती है, मतलब कि जो बहुत छोटे जाति होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शायद कहीं कहीं नहीं भी होता होगा, लेकिन मैंने जैसे देखा है। तो ये क्या है कि इतिहासकार जो है वो साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण इसीलिए करता है। ठीक है, साहित्यिक परंपराओं मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड निर्धारित करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करता था, और ये ग्रंथ कभी कभी समाज में विद्यमान विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते थे। मतलब क्या है कि मान लेते हैं किसी दूसरे धर्म में अगर कोई अलग रिवाज है, तो ये जो ग्रंथ था, ये जो किताब था, तो इसके अंदर उस रिवाज के बारे में यानी कि उसके बारे में जिक्र था और कुछ अलग ही टिप्पणी था, यानी कि किसी दूसरे पर टिप्पणी देना ये तो गलत बात है ना। तो इस तरीके का, इसीलिए इतिहासकार जो है वो साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण करता था। ठीक है, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करता था, यही है मतलब एक प्रकार का आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो कब और किसके नेतृत्व में। तो दोस्तों 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत, जिसका नाम था क्या, विद्वान वी.एस. सुक्तांकर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वी.एस. सुक्तांकर। ठीक है, तो इसी के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण हुआ 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं, प्लीज पहले जाके आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। इससे दोस्तों ये चैप्टर का जितना क्वेश्चन है आपसे यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं। तो देखिए महाभारत वर्तमान स्वरूप में 1 लाख से अधिक श्लोकों का है। उसके अंदर कितना श्लोक है, अभी प्रेजेंट में 1 लाख से अधिक श्लोक है। ठीक है, और इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। मतलब क्या है कि इसमें जो है हर तरह का सामाजिक श्रेणी, हिंदू मुस्लिम हो गया, अलग अलग जाति हो गया, अलग अलग वर्ग हो गया, सभी तरीके के बारे में इसमें जो है जिक्र है, यानी कि उसमें दिया हुआ व्याख्या है किसमें, महाभारत में। ठीक है, और इसको बनाने में लगभग 500 वर्ष लगा था, यानी कि 500 से 1000 वर्ष तक लगभग 500 वर्ष लगा था इसकी रचना होने में महाभारत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, महाभारत के परेशन में अनेक प्रभेद क्यों सामने आते हैं। यहाँ पर भेद नहीं है, यहाँ पर प्रभेद है। ठीक है, तो महाभारत के परेशन में अनेक प्रभेद क्यों सामने आते हैं। तो हम आंसर को देखेंगे, प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास लेखन के कारण, तथा इन संवादों में द्वंद्व और मते के दोनों की समालोचना रहने के कारण। तो महाभारत के जो प्रदर्शन में अनेक प्रभेद आता है, उसका रीजन यही है कि जो प्रभावशाली परंपरा है, ठीक है, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, और लचीले स्थानीय विचार जो है, जो कि लचीले स्थानीय विचार है, वो आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास लेखन के कारण, तथा इस संवादों में द्वंद्व और मते के दोनों की समालोचना के कारण। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक अंतर्विवाह है और एक बहिर्विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है, जो कि कोई आदमी अपने ही धर्म में या फिर अपने ही वर्ग में, अपने ही जाति में शादी करे, उसको कहते हैं अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह मतलब अपने जाति, अपने वर्ग, अपने धर्म को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर किसी और के मजहब में जाके शादी करना, उसको कहते हैं बहिर्विवाह। ठीक है, तो गोत्र के भीतर होने वाले शादी और गोत्र से बाहर या अन्य गोत्र के साथ स्थापित किए जाने वाले संबंध। तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर आपको ऐसे ही देना है। ठीक है, कि अंदर में होने वाली शादी
और या फिर अपने ही जाति में अपने ही वर्ग में होने वाले साथी को जाति इसको शादी को अंतर विवाह कहते हैं, और जो उसके बाहर उसको बाह्य विवाह कहते हैं। अपने शब्दों में विद्यार्थी अपने शब्दों में आंसर दें, आपको अपने शब्द में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वंश क्या है। अच्छा बताइए तो आप लोग वंश से क्या समझते हैं। तो किसी भी परिवार का दर पीढ़ी विकास क्रम, यानी कि कोई परिवार है जो कि आते जा रहा तरक्की पे तरक्की, तो क्या कहा जाता है कि ये वंश है, ये उस वंश से बिलोंग करता है, इस तरीके से कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण क्यों करते हैं। एक इतिहासकार परिवार है, इतिहासकार का जो परिवार होता है, और एक होता है बंधुता संबंधी विचारों, इसका जो विश्लेषण क्यों करता है, और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण क्यों करते हैं इतिहासकार परिवार। देखिए समाज की मूल इकाई परिवार होने से उनके धारणा का समय विशेष में कार्यान्वयन समझने के लिए अथवा सामाजिक इतिहास लेखन के लिए। तो किसके लिए दो चीज यहाँ पर दिया गया है। एक तो समाज की मूल इकाई परिवार होने से उनको धारणा का समय विशेष में कार्यान्वयन समझने के लिए, और सामाजिक इतिहास का लेखन के लिए। इसीलिए इतिहासकार परिवार जो है वो बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ये थोड़ा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर में भी कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछा जाता था, लेकिन अलग अलग बोर्ड में जो अभी भी कई ऐसे बोर्ड है जिससे पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, कुछ ही देर में। तो आप लोग प्लीज वीडियो पर बने रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख लीजिए। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में क्या अंतर है। तो क्रम से पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र, पिता के पुत्र, पौत्र, परपौत्र आदि, और माता से जुड़ी हुई वंश परंपरा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्गों की उत्पत्ति के क्या उल्लेख है। तो ये ऋग्वेद है, इसमें ऋग्वेद आपको मालूम है ना कब आया था। ऋग्वेद जो है आपका वैदिक सभ्यता में आया था, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो था उसी से आया था आपका ऋग्वेद। और वैदिक सभ्यता नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि हम लोगों को यानी कि वैदिक सभ्यता का जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिला था। समझ में आ गया। तो ऋग्वेद जो है वैदिक सभ्यता के समय आया था। अब देखेंगे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्गों की उत्पत्ति के क्या उल्लेख है, यानी कि जो वर्ग अलग अलग वर्ग का उत्पत्ति हुआ है इसका क्या उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा। देखिए आंसर, जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है आदि मानव के शरीर में उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय बना, वैश्य उसकी जंघा थी, ठीक है, और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो मतलब कह रहा है कि जगत के जो सभी तत्व है जिनमें चारों वर्ण शामिल है, ठीक है, मानव के शरीर से ये सब कुछ बना है, यानी कि जो चारों तत्व है वो मानव के शरीर से बना है, ठीक है। और ब्राह्मण जो है उसका मुंह था, और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय बना था, उसका भुजाओं से छत्र बना था। और वैश्य जो है उसकी जंघा थी, और उसका पैर जो है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्गों की उत्पत्ति की क्या उल्लेख है। तो पुरुष सूक्त का इसी तरीके का यहाँ पर उल्लेख है ऋग्वेद में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द्रोणाचार्य ने एकलव्य, क्या लिखा हुआ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा। तो देखिए अर्जुन की प्रतिष्ठा तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा, एकलव्य का जो अंगूठा है क्यों मांगा द्रोणाचार्य। तो अर्जुन की प्रतिष्ठा तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसीलिए मांगा था अंगूठा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। मंदसौर अभिलेख में वर्णित रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो ये मंदसौर अभिलेख में वर्णित रेशम है, रेशम के बुनकर है, तो इसकी सामाजिक स्थिति क्या था ये आपको पूछ रहा है। तो ये लाट यानी कि गुजरात प्रदेश, लाट कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। उन्होंने तत्कालीन लाट शासक के अत्याचारों से तंग आकर मंदसौर के जनप्रिय शासक की शरण पाने के लिए यह देशांतर किया था। तो आपको समझ में आ गया मंदसौर अभिलेख में जो वर्णित रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या था, तो वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये जो लाट यानी कि गुजरात में जो अभी भी है प्रेजेंट में, तो ये लाट प्रदेश के निवासी था, लेकिन कालांतर में ये यहाँ से मंदसौर चले गया था, लेकिन वो कालांतर में से यहाँ से वो मंदौर चला गया था, ठीक है। और उन्होंने तत्कालीन लाट शासक के अत्याचारों से तंग आकर, बिल्कुल वहां का जो शासक था उससे तंग आकर मंदसौर के जनप्रिय शासक की शरण पाने के लिए यह देशांतर किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। देखिए बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में क्या अंतर है। एक है बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी, और एक है बहुपति। ये दोनों जो प्रथा है इसमें क्या अंतर है। क्रम से पुरुष की अनेक पालियां होना और एक स्त्री के अनेक पति होना, ठीक है। तो एक पुरुष की अनेक पालियां होना, इसको कहते हैं हम लोग बहुपति, और एक स्त्री के अनेक पति होना, इसको कहते हैं हम लोग बहुपत्नी। समझ में आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आचार संहिताएं क्यों तैयार की गई।
तो ये जो आचार संहिता है ये क्यों तैयार किया गया? तो विविध जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान होने की दशा में अपनी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो विविध जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान होने की दशा में अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए आचार संहिताएं तैयार की गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका, गोत्र क्या है, इसके क्या नियम थे? तो ऋषियों की वंश परंपरा, यानी कि जो चला आ रहा है बिल्कुल वंश से वंश, वंश से वंश, उसी को कहते हैं ये, मतलब कि ये गोत्र जो है वो ऋषियों की वंश परंपरा है। उसका नियम क्या था? तो विवाह के बाद स्त्रियों को एक गोत्र की पहचान पति के गोत्र से होना और अंतर विवाह की मान्यता का ना रहना। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। तो ये गोत्र जो है, इसका मतलब यही हुआ कि जो विवाह है यानी कि शादी है, उसके बाद स्त्रियों के गोत्र की पहचान पति के गोत्र से होना और अंतर विवाह की मान्यता का ना रहना। और अंतर विवाह स्त्री की का मान्यता जो है वो ना रहना। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकता है, और वो एक ही गोत्र के सदस्य यानी कि एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही तरह के लोग जो है वो नहीं कर सकता है। ये गोत्र का जो है यही नियम था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, दो साक्ष्य बताइए जिसमें किसी व्यक्ति का नाम माँ से शुरू होता था, ठीक है। तो दो साक्ष्य आपको बताने के लिए जिसमें किसी व्यक्ति का जो नाम है वो माँ से शुरू होता। तो सबसे पहला आपका सातवाहन राजाओं के नाम यथा गौतमीपुत्र, ठीक है, यथा गौतमीपुत्र शातकर्णी, क्या लिखा हुआ? सातवाहन का नाम, सातवाहन राजाओं के नाम जिसका है यथा गौतमीपुत्र शातकर्णी। उसके बाद दूसरा है आपका बहुदार नायक, ठीक है, यहाँ पर बहुदार नायक लिखा हुआ है। तो देखिए बहुदार नायक या वृद्धार नायक लिखा हुआ, सॉरी, वृद्धार नायक उपनिषद में वर्णित आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची। तो कभी कभी देखिए ये सब जो है वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर टाइपिंग जो है बिल्कुल सही किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या नीतियां अपनाई? ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका नियम का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण जो है वो क्या नीतियां अपनाया था? तो सबसे पहले देखिए वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था का जो उत्पत्ति है वो किसने किया? दैवी सिद्धांत, इसी ने प्रतिपादित यानी कि उत्पन्न किया था वर्ण व्यवस्था को। इस व्यवस्था के नियमों का अनुपालन कराने का शासकों को निर्देश, यानी कि इस व्यवस्था को जो है जो अनुपालन का शासक था, जो कर रहे थे नियमों का अनुपालन कराने का शासक, उसी को निर्देश दिया गया इस व्यवस्था का नियम का अनुपालन करने के लिए, ठीक है, और सबको बताने के लिए। और प्रतिष्ठा के जन पर आधारित होने की जन जागरूकता उत्पन्न करना, और ये प्रतिष्ठा का जन पर आधारित होने की जन जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण जो है ये नीतियां अपनाए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका 600 से लेकर के 600 सायु, ठीक है, सायु पू से लेकर के यहाँ पर सायु के दौरान हुए आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो इसके बीच यानी कि ये दोनों बीच के जो दौर है, इस दोनों दौर में आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है, जो बदलाव हुआ, तो इसमें समकालीन समाज पर क्या प्रभाव डाला ये चीज, ठीक है। देखिए आंसर क्या क्या प्रभाव डाला। सबसे पहला है शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। तो शिल्प विशेषज्ञ जो था उसका एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। दूसरा, संपत्ति के असमान वितरण से सामाजिक विषमताएं बढ़ गई, और संपत्ति का जो वितरण है यानी कि जो बांटा गया उसको, ठीक है, तकसीम किया गया या फिर डिवाइड किया गया, जो भी बोल सकते हैं, तो इसका जो डिवाइड वितरण किया गया वो सामाजिक विषमता इससे और भी बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि असमान हुआ, बराबर नहीं हुआ, किसी को ज्यादा किसी को कम। तीसरा है वन क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय का विस्तार होने से वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया, ठीक है। तो वन क्षेत्रों में जो कृषि व्यवसाय का विस्तार हो गया, वन क्षेत्र में कृषि का जो बहुत ज्यादा फैला हो गया, तो वहां जो रह रहे थे लोग उसका जीवन शैली में जो है बहुत बड़ा बदलाव आया, वहां से उसको भागना पड़ा जगह उसको छोड़ करके, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज बहुत क्लियर आ रही है। देखिए महाभारत की मूल कथा का संबंध जो है वो किससे है? तो महाभारत की आंसर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, महाभारत की मूल का संबंध कौरव तथा पांडव नामक दो रक्त संबंध परिवारों के बीच युद्ध से है, ठीक है। महाभारत का जो मूल संबंध है वो कौरव और पांडव, ये दोनों दो रक्त संबंध परिवारों के बीच युद्ध में से है, ठीक है। तो ये रक्त संबंध यानी कि दोनों का कुल एक ही है, लेकिन ये दोनों के बीच युद्ध है, तो इसी का युद्ध से है। महाभारत के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन्हीं मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो महाभारत का जो कुछ भाग है, महाभारत कोई ग्रंथ, उसके अंदर जो कोई भाग है वो सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार का मानदंड तय करता है कि आप जो है इतना ही हद तक हंस सकते हैं, इतना ही तक ये कर सकते हैं, ये गलत है, ये पाप है, ये गुनाह है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इस ग्रंथ का मुख्य पात्र जो है इन्हीं मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ?
ये जो मनुस्मृति है ये क्या था और इसका संकलन कब हुआ। तो मनुस्मृति जो है वो धर्म शास्त्रों तथा धर्म सूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ था। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है वो धर्म शास्त्रों तथा धर्म सूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ था। इसका संकलन लगभग 200 से 200 सायु से लेकर के 200 सायु के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मनुस्मृति का यहाँ पर दिया गया है कब से कब तक हुआ था पूछा है, और ये क्या है, तो ये जो है मनुस्मृति धर्म शास्त्रों तथा धर्म सूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। मनुस्मृति के बारे में एक और जानकारी आपको बता देते हैं। जो मनुस्मृति जो है ये बहुत बड़ा ग्रंथ था, धर्मशास्त्र था। ठीक है, हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र था। इसमें जो है टोटल 12 अध्याय था और श्लोक कितना था 2684। ठीक है, 2684 जो है आपका श्लोक था, श्लोक और 12 अध्याय था मनुस्मृति में। ठीक है, इसका संकलन कब हुआ था, तो ये 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। मनुष्य ग्रंथि का धर्म मतलब मनुष्य ग्रंथि का जो है रचना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाघ सदृश पति किसको और किसने कहा। ठीक है, तो ये जो बाघ सदृश पति है, सदृश लिखा हुआ शायद, तो ये किसको और किसने कहा, तो नरभक्षी राक्षस की बहन हिडिंबा ने पांडव भीम को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नरभक्षी राक्षस की बहन जो है वो ये हिडिंबा जिसका नाम है वो पांडव भीम को कहा था। क्या कहा था, बाघ सदृश पति। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए हैं, यानी कि मनुस्मृति में जो चंडालों का जो क्या कर्तव्य बताया गया है ये आपको सिंपली पूछ रहा है। सबसे पहले गाँव की सीमा से बाहर निवास करें, उच्छिदिष्ट बर्तनों का इस्तेमाल करें। ठीक है, और मृतकों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहने, गांव और नगरों का भ्रमण रात को ना करें। तो दो मनुस्मृति जो है ये मनुस्मृति, इसमें चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं ये आपको सिंपली बताया गया कि गांव का जो सीमा है उससे बाहर रहो, गांव में मत आना, और ये बर्तनों का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा उच्छिष्ट बर्तनों का। उसके बाद मृतकों का वस्त्र यानी कि जो इंतकाल जो निधन हो गया, जो मतलब कि पतन हो गया जिसका, उसी का वस्त्र उसी का कपड़ा वगैरह पहनने के लिए कह रहा है। ठीक है, आभूषण मतलब क्या हो गया, जो जवाहरात हो गया, ज्वेलरी हो गया, आभूषण मतलब तो उसी का जेवर या फिर जवाहरात वो सब पहनने के लिए कह रहा है। और गांव और नगरों का भ्रमण रात को ना करें, और जो गांव और नगर है उसका भ्रमण रात को ना करने की सलाह दे रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता था, तो ज्येष्ठ पुत्र को विरासत का विशेष हिस्सा और अन्य पुत्रों में समान वितरण। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र को विरासत का विशेष हिस्सा, किसको, ज्येष्ठ पुत्र को, और अन्य पुत्रों में समान वितरण। यह है आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा। यानी कि जो पिता का संपत्ति होता था वो किसी वंश को चलाता था, कोई राजा होता था, तो एक बेटे को जो है पूरा विरासत मिल जाता था, और किसी अन्य जो भी बचते थे 2, 3, 4 या फिर एक ही, तो उसको बराबर मिलता था, मतलब चारों को बराबर करके। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आरंभिक समाज में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, यानी कि आरंभिक समाज में जो स्त्री और पुरुष है वो किस प्रकार संपत्ति कमा सकते थे, अर्जित कर सकते थे। तो मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 प्रकार से धन अर्जित कर सकते थे। किसके अनुसार, ध्यान देंगे आप लोग, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष जो है वह 7 प्रकार से धन अर्जित यानी कि जमा कर सकता था। सबसे पहला है विरासत, खोज, खरीद, विजय, निवेश, कार्य तथा भेंट के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला है विरासत, उसके बाद खोज करके जमा कर सकता है, अर्जित कर सकता है मनुष्य धन, उसके बाद खरीद बिक्री करके, विजय जीत करके, या फिर निवेश मतलब कि इन्वेस्ट करके, खर्च करके, या फिर काम करके, या फिर भेंट के द्वारा। तो ये 7 तरीके से जो है मनुस्मृति के अनुसार ये 7 तरीके से पुरुष जो है वो धन अर्जित कर सकता था। दूसरा है स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन यानी कि जमा करने के लिए 6 तरीके थे। सबसे पहले वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में था, भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। ठीक है, एक भ्राता के द्वारा, एक माता के द्वारा, एक पिता के द्वारा जो उपहार दिया गया है वो, उसके बाद मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में। इस तरीके से वो 6 तरीके से जो है अपना धन अर्जित कर सकते थे यानी कि जमा कर सकते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। महाकाव्य काल में क्या लिखा हुआ, सांपत्तिक अधिकार के मुख्य आधार क्या है। तो ये महाकाव्य काल है, इसमें सांपत्तिक अधिकार के मुख्य आधार क्या है, मुख्य बेस क्या है। तो इसके मुख्य आधार लिंग तथा वर्ण थे। लिंग के आधार पर पिता की संपत्ति पर केवल उसके पुत्रों का अधिकार होता था। ये जो महाकाव्य काल था, महाकाव्य काल में संपत्ति का जो अधिकार है वो मुख्य आधार पर था। ठीक है, इसका मुख्य आधार क्या था, लिंग तथा वर्ण था। इसका क्या था कि लिंग के आधार पर पिता की संपत्ति जो है वो सिर्फ पुत्री को बिल्कुल ले, और वर्ण व्यवस्था में तीनों उच्च वर्गों की सेवा करके ही शूद्र धन अर्जित कर सकते थे, जबकि अन्य वर्ण एक से अधिक कार्यों से धन अर्जित कर सकते थे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ण और जात में क्या अंतर है। एक वर्ण वर्ड आप लोग सुनते हैं बार बार, एक जात सुनते हैं। तो जात मतलब तो जाति का बोधता समझ लेते होंगे,
लेकिन वर्ण क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या क्या लिखा हुआ है? 4, एक है वर्ण ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्र, कि आपसी मेल से जातियों का जन्म हुआ। तो ये सभी से जो है किसका, यानी कि ये सभी के मेल से जाति का उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय, वैश्य जाति, शूद्र जाति, ठीक है, जातियों का जन्म हुआ है। और वर्गों का विभाजन जो है वो कार्य के आधार पर किया गया है, जबकि जातियां जन्म पर आधारित थी, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते कोई बच्चा अगर हिंदू में पैदा हुआ है, फिर मुस्लिम में पैदा हुआ, तो उसको मुस्लिम ही कहा जाता है, तो वो जन्म से ही है। लेकिन ये जो वर्ग है ये आपके कार्य पर आधारित है, आप लोग किस तरीके का काम करते हैं उसी तरीके, ठीक है। तो वर्गों का विभाजन जो है वो कार्य के आधार पर किया गया है, जबकि जातियों का जन्म के आधारित पर। ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो दोस्तों देखिए, ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने जितना भी किया तो ये लघु भी है। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन है वो लघु भी है और अति लघु भी है। बहुत से बोर्ड के बच्चे बोलते हैं कि सर आप अति लघु क्वेश्चन नहीं कराते हैं। देखिए, अति लघु क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्या नियम था, पहले बिल्कुल जैसे सभी बोर्ड में चलता था वैसे बिहार बोर्ड में भी चलता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड में नियम बदल दिया गया है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा कर दिया गया। इसलिए जो अति लघु क्वेश्चन है कि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता था, एक शब्द में लिखने वाला या फिर एक लाइन में लिखने वाला, उसको अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। और अदर बोर्ड कोई जो है वहाँ कहीं कहीं अभी भी है जो कि सब्जेक्टिव यानी कि अति लघु ही चलता है। इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाता हूँ, वहां से भी आप अति लघु क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन देता है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो अति लघु क्वेश्चन वहां भी कर सकते हैं और यहाँ भी आपको कुछ अति लघु क्वेश्चन कराया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 को ही देख लीजिए या फिर आप क्वेश्चन नंबर 20 को ही देख लीजिए। तो यहाँ पर अति लघु और लघु दोनों साथ में होता है। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका सिर्फ लघु क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वीडियो क्योंकि ऑलरेडी लंबी बन चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर करेंगे बिल्कुल डिटेल में, और लघु और दीर्घ दोनों जो है नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो शायद फिर पार्ट 3 बनाना पड़े, ठीक है। #3 वीडियो बनेगा। तो ये जो है आपका पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में उनके उत्तर आएगा, किसका, चैप्टर 3 का, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लास्ट में अंत में एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जहां भी हो, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है टेस्ट वगैरह लिया जाता है और फिर जो है आपको अलग अलग तरीके का मतलब की तैयारी कराया जाता है, नोटिस वगैरह कोई भी जारी होता है कोई भी बोर्ड के द्वारा, वो आपको बताया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।